ये मुसीबत उन लोगों के लिए है जिनको हमेशा भांति भांति के टैक्स लगाने होते हैं। आपको पता है, एनवायरमेंट मिनिस्ट्री को लेकर के इतना तूफान मचा हुआ था, सारी फाइलें रोक दी जाती थी, रुपये पैसों के बिना काम नहीं होता था। और हमने तो इनकम टैक्स नाम सुना था, सेल टैक्स नाम सुना था, एक्साइज नाम का टैक्स सुना था। पहली बार हमारे कान पे आया कि दिल्ली में एक जयंती टैक्स चलता है। पहली बार हमें पता चला कि दिल्ली में एक जयंती टैक्स चलता है। जब तक ये जयंती टैक्स पूरा नहीं होता है, पर्यावरण में, एनवायरमेंट में फाइल इधर उधर हिल नहीं सकती, ऐसा लोग कहते हैं। मुझे तो कभी ऐसे कारोबार की जरूरत नहीं पड़ी, मुझे अपना तो अनुभव है नहीं। लेकिन भाइयों बहनों, हम हैरान हैं, क्या स्थितियां बदली नहीं जा सकती हैं? और ये इन लोगों ने कैसी व्यवस्थाएं विकसित की है। मुझे सीमेंट के कारखानों के लिए, मेरे यहां लाइमस्टोन है, उसकी लीज देनी थी। हम नहीं चाहते थे कि कहीं से कोई बेईमानी हो। हमने भारत सरकार को लिखा, हमने कहा कि हम ये लाइमस्टोन की जो भूमि है वो हम ऑक्शन करना चाहते हैं, हराजी करना चाहते हैं। जो ज्यादा बोली बोलेगा, सरकार की तिजोरी में पैसा देगा, उसको मिलेगा। सही रास्ता है कि नहीं भाइयों? मुझे बताइए, सही रास्ता है कि नहीं है? अरे आप बताइए ना, हम तो आपको पूछ करके चल रहे हैं। सही रास्ता है ना? आपको मालूम है भारत सरकार ने क्या कहा? भारत सरकार ने कहा, मोदी ये तुम नहीं कर सकते हो। हिंदुस्तान सरकार का कानून तुम्हें ऑक्शन करने की इजाजत नहीं देता है। आप मुझे बताइए, एक सरकार ट्रांसपेरेंसी के साथ ऑक्शन करके सीमेंट के कारखानों लगा करके देश के लोगों को सस्ता सीमेंट मिले, उस लिए इनिशिएटिव ले रही है। और दिल्ली की सरकार खुद तो कुछ नहीं करती, जो करना चाहते हैं उन पर भी बेड़ियां लगा देती है। देश ऐसे नहीं चल सकता। भाइयों बहनों, दिल्ली में बैठी हुई सरकार जो भारत के संघीय ढांचे को नकार रही है, यह देश जितना महात्म्य राज्यों का है, उतना ही महात्म्य देश का है। जितना महात्म्य भारत सरकार का है, उतना ही महात्म्य राज्य सरकारों का है। भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मत है कि हम भारत के संघीय ढांचे की नींव को और मजबूत बनाने की दिशा में काम करेंगे। कांग्रेस ने सत्तावादिता के कारण भारत के संघीय ढांचे को जड़ों से हिला दिया है। वे संघीय ढांचे को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। वो एक हत्थू शासन चलाने के पक्ष में है। और भारत की सभी राज्य सरकारों की शिकायत है। अभी 2 दिन पहले आपने शिंदे जी का बयान सुना होगा, भारत के गृह मंत्री का। वो कह रहे हैं, बड़ी चिंता की बात बताई है और गंभीर बात बताई है। पिछले सितंबर में उन्होंने एक चिट्ठी लिखी थी राज्य के मुख्यमंत्रियों को। अब उन्होंने टीवी पे इंटरव्यू दिया और ये कहा है कि वो दोबारा चिट्ठी लिखेंगे। और क्या कह रहे हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, पहले आप जवाब देंगे भैया? आप मुझे कहिए, गुनहगार को सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? किसी भी गुनहगार को सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? सभी गुनहगारों के लिए एक ही प्रकार का कानून होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जरा पूरी ताकत से बताओ, शिंदे जी सुने।
सभी गुनहगारों के लिए एक ही प्रकार का कानून होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सभी गुनहगारों के साथ एक ही प्रकार का व्यवहार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आपको हैरानी होगी, भारत के गृह मंत्री, इनकी हिम्मत देखिए, वोट बैंक की राजनीति देखिए, वो मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखने की हिम्मत कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि आप अगर गुनहगारों को अरेस्ट करते हो तो ये देखो कि मुसलमान अरेस्ट न हो। क्यों भाई? क्या गुनहगार का भी कोई रिलीजन होता है क्या? क्या रिलीजन के आधार पर तय होगा कि गुनहगार को पकड़े, रखे, न रखे? नियम तो यह होना चाहिए कि हिंदुस्तान का किसी भी पंथ का, संप्रदाय का, जाति का, भाषा का कोई भी व्यक्ति हो, लेकिन अगर वो बेगुनाह है तो उसको न्याय मिलना चाहिए। ये आपकी सोच होनी चाहिए। संप्रदाय के आधार पर किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। संप्रदाय के आधार पर जेल में ठूंस नहीं देना चाहिए, लेकिन ये सबके लिए होना चाहिए। वोट बैंक की राजनीति नहीं होनी चाहिए। इतना ही नहीं, लॉ एंड ऑर्डर ये स्टेट सब्जेक्ट है, ये राज्य का विषय है। श्रीमान शिंदे जी दिल्ली में बैठ करके हिंदुस्तान के राज्यों को कानून व्यवस्था के पाठ पढ़ाने का आपका हक नहीं है। ये हरकत भारत के संघीय ढांचे पर चोट पहुंचाने वाली है। लेकिन ये कारनामे चल रहे हैं और प्रधानमंत्री को मिलोगे तो पूछोगे, अच्छा ऐसी चिट्ठी लिखी है, मैं देखूंगा। ऐसे ही जवाब देते हैं। भाइयों बहनों, देश बर्बाद हुआ है, उसका यही तो कारण है। भाइयों बहनों, आजकल भारतीय जनता पार्टी की प्रामाणिकता, भारतीय जनता पार्टी की निष्ठा, इस पर कुछ लोग जो कांग्रेस को बचाना चाहते हैं, जो कांग्रेस के रक्षक बने हैं, वो सवाल या निशान उठा रहे हैं। मैं ऐसे लोगों को पूछना चाहता हूं, ये वो भारतीय जनता पार्टी है जिसके पहले प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी इतने समय तक संसद में रहे, देश के गौरवशाली कालखंड के प्रधानमंत्री रहे, लेकिन ये भाजपा के नेता के पास इतने सालों के सार्वजनिक जीवन के बाद, इतना समय प्रधानमंत्री पद पर रहने के बाद, आज भी उनके पास अपना खुद का घर नहीं है। रहने को खुद का घर नहीं है। क्या हमारी प्रामाणिकता के लिए सवाल पूछे जाएंगे? झूठे इल्जाम लगाए जाएंगे? भाइयों बहनों, हम सत्ता में रहने के बाद हम भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता ईमानदारी के साथ देश के जन जन की सेवा करके समर्पण भाव से आज भारत माता के भलाई के लिए काम कर रहे हैं। भाइयों बहनों, मैं जब एयरपोर्ट पे आया तो एक डेलीगेशन मुझे मिलने आया था। गोवा के कुछ प्रतिष्ठित लोग थे। उन्होंने मुझे एक मेमोरेंडम दिया। उस बात का जिक्र हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर जी ने भी किया। उन्होंने कहा, साहब, गोवा को
स्पेशल स्टेटस मिलना चाहिए। मैं थोड़ा चौंक गया, क्योंकि हमारे देश में स्पेशल स्टेटस का मतलब होता है रुपये दे दो, पैकेज दे दो, पैसे दे दो। उन्होंने मेमोरेंडम देने के साथ मुझे कहा कि मोदी जी, हमें पैसे नहीं चाहिए, हम पैसों के लिए स्पेशल स्टेटस नहीं मांग रहे। और जब मैंने उनको सुना, मुझे उन आए हुए सभी प्रतिनिधियों के प्रति गर्व महसूस हुआ, मुझे आदर हुआ उनके प्रति। उन्होंने कहा हमें स्पेशल स्टेटस चाहिए हमारी गोवा की आइडेंटिटी के लिए, हमें स्पेशल स्टेटस चाहिए गोवा के पर्यावरण के लिए, हमें स्पेशल स्टेटस चाहिए गोवा की परंपराओं के लिए। भाइयों बहनों, ये नया नजरिया है, स्वागत योग्य नजरिया है, और आपकी इस भावनाओं का आदर करना वो सौभाग्य, मुझे गर्व होगा दोस्तों, गर्व होगा। भाइयों बहनों, आज दिल्ली सरकार में बैठी हुई 10 साल की सरकार, उनको पूछा जाए कि आपने ऐसी कौन सी चीज की है जिसके कारण देश का भला होगा। भाइयों बहनों, उन्होंने महंगाई दूर करने के वादे किए, नहीं कर पाए। नौजवान को रोजगार देने के वादे किए, नहीं कर पाए। भ्रष्टाचार से देश को बचाने की बातें कहते रहे, नहीं कर पाए। भाइयों बहनों, परिवार में भी कोई व्यक्ति निर्धारित काम नहीं करता है, कितना ही प्यारा क्यों न हो, वो भी बोझ बनने लग जाता है। आज पूरी कांग्रेस पार्टी, और न सिर्फ कांग्रेस पार्टी, दिल्ली की सरकार, कभी किसी ने कल्पना की है, कोई सोच भी सकता है कि जनता जनार्दन ने वोट देकर के जिसे चुना, वो सरकार खुद उस जनता जनार्दन के लिए बोझ बन जाए? सोचा किसने? भाइयों बहनों, 10 साल हो गए। देश को 50 साल पीछे ले जाने का काम इस वर्तमान सरकार ने किया है। और दोषी सिर्फ वो सरकार नहीं है, उनको समर्थन करने वाले लोग भी दोषी हैं। उनको बचाने के लिए काम करने वाले लोग भी दोषी हैं। उनके लिए रक्षा कवच देने वाले लोग भी दोषी हैं। और इसलिए भाइयों बहनों, गोवा से 2 सीटें तो मिलेगी, लेकिन गोवा, यहां तो हिंदुस्तान भर के लोग आते हैं। यात्रियों को भी 2-2, 5 मिनट दुकान पे आए, होटल में आए, उनको भी इंजेक्शन दीजिए कि देखिए गोवा इतना आगे बढ़ा, अगर भाजपा आया तो देश भी आगे बढ़ेगा। देश भर के यात्रियों को आप प्रशिक्षित कर सकते हैं, देश भर के यात्रियों को आप विश्वास दिला सकते हैं। और जब देश भर के यात्री गोवा को देखेंगे, उसकी प्रगति को देखेंगे, मुख्यमंत्री की सादगी, ईमानदारी, सरलता, सहजता, उसके विषय में जब जानेंगे, भाइयों बहनों, कोई कल्पना करिए, ये मनोहर पर्रिकर जी अगर दिल्ली में होते तो क्या होता? कल्पना कीजिए मित्रों। सारे देश को पता चलता कि कैसा इतना पढ़ा लिखा इंसान कितना सरल है, कितनी सादगी है। लेकिन क्या करे, वो गोवा में है, दिल्ली में नहीं है। और मीडिया वालों को दिल्ली के बाहर कुछ दिखता नहीं है। और इसलिए भाइयों बहनों, इस देश में ऐसे अनेक नर रत्न है
जो देश के लिए जीते हैं, भाइयों बहनों, मैं 12 साल से गुजरात की सेवा कर रहा हूं। टीवी के स्क्रीन पर, अखबार के पन्ने पर मैं हमेशा हमेशा हारता रहा हूं, कभी जीत नहीं पाया, न जगह बना पाया।